तो आज अपन बात करते हैं जियोग्राफी, जो कक्षा 12वीं के लिए एक पुस्तक होती है, जिसमें से 3 किताबें होती है। एक मानव भूगोल होती है, एक लोक एवं अर्थव्यवस्था होती है, लेकिन उनके साथ साथ एक प्रायोगिक भूगोल भी होती है, जिसको हम प्रैक्टिकल के रूप में लेते हैं। तो उनके अंदर उनका एग्ज़ाम किस प्रकार होता है, कितने नंबर का पेपर होता है, तो उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा। तो करते हैं शुरुआत। सर्वप्रथम बात करते हैं पेपर की, कि इस जो प्रायोगिक पेपर होता है इसके अंदर 16 नंबर का आपके पेपर होगा और 4 नंबर की मौखिक यानी वाइवे होगा और 10 नंबर है जो आपके प्रैक्टिकल फाइल के माध्यम से दिए जाएंगे और जो 14 नंबर है वो आपके सेशनल के रूप में भेजे जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर 16 + 10 4, 16 + 4 आपके हो जाते हैं 20 और 10 कॉपी से के यानी कि प्रैक्टिकल फाइल के 30 नंबर ये हो जाते हैं। 30 नंबर का आपके प्रायोगिक फाइल के माध्यम से कार्यक्रम होता है, लेकिन 14 नंबर होते हैं जो सेशनल के रूप में आपके स्कूल के द्वारा ही भेजे जाते हैं इस विषय के। यानी कि कुल हो गए आपके 44 नंबर यानी 444। ये 444 नंबर आपके प्रायोगिक भूगोल के हो गए। उसके बाद में 56 नंबर है, इनकी आपकी होगी वार्षिक परीक्षा। अब जो ये 56 नंबर की वार्षिक परीक्षा होती है, अब जो 56 नंबर की वार्षिक परीक्षा होगी यह इन 2 सब्जेक्टों से जुड़ी होती है। एक मानव भूगोल और दूसरा आपके होगा लोक एवं अर्थव्यवस्था। यानी कि 44 + 56 दोनों को जोड़ते हैं तो 100 हो जाते हैं। चलते आगे। तो अब दोस्तों जो प्रैक्टिकल भूगोल है उनकी बात करते हैं कि आपका जो प्रैक्टिकल लेने वाला जो एग्जामिनर आता है वो आपको जो पेपर देता है उनका टाइप क्या रहता है और वह कितने घंटे का होता है। तो वह पेपर आपके 2 घंटे का होता है और उसके अंदर अंक निर्धारण है वो आपके 16 नंबर का होता है, लेकिन सभी प्रश्न है वो करने अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न आपके 4 अंक का होगा। यानी कि जो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है उसके अंदर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और 1 प्रश्न है उनका अंक भार आपके 4 नंबर का होगा। अब देखिए मैंने एक नमूना तैयार किया है, यानी जो प्रैक्टिकल पेपर होता है उसका 2024 के माध्यम से मैंने एक भूगोल का नमूना पत्र तैयार किया है। 2 घंटे का टाइम और 16 पूर्णांक। इस प्रकार ये पेपर आएगा आपके। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि आंकड़ों से आप क्या समझते हैं, आंकड़ों से आप क्या समझते हैं और आंकड़ों के संग्रह विधियों के नाम बताते हुए प्रत्येक विधि के 2-2 स्रोतों का वर्णन करना है। अब इसके अंदर पहले तो आपको बताना कि आंकड़ों से समझते क्या हो आप, और उसके बाद में जो संग्रहण विधियां हैं उनके नाम बताने हैं और उसके 2-2 स्रोतों का वर्णन भी करना होगा आपको। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत। आंकड़े का तात्पर्य, यानी आंकड़े क्या है। तो आंकड़े का तात्पर्य वह है कि आंकड़ा एक संख्यात्मक सूचना है। आंकड़ा या आंकड़े का तात्पर्य क्या है, तो यह एक संख्यात्मक सूचना जिसको हम आंकड़ा कहते हैं, यानी संख्यात्मक सूचना को हम आंकड़ा कहते हैं और विश्व के यथार्थ मापन को प्रदर्शित करने वाली संख्याओं को आंकड़ा कहते हैं। इनमें से कोई एक कोटेशन आप लिख सकते हो। आंकड़ा क्या है, तो आंकड़ा एक संख्यात्मक सूचना है और इनका प्रयोग अपन क्यों करते हैं, तो इनका प्रयोग हम विश्व के यथार्थ मापन को प्रदर्शित करने के लिए इन संख्याओं, जो विश्व के अंदर यथार्थ मापन के लिए प्रदर्शित जिस संख्या का प्रयोग करते हैं उन्हें हम आंकड़ा कहते हैं। अब एग्जाम्पल एक आपके सामने देता हूँ। जैसे मान लीजिए बाड़मेर की औसत वर्षा आपके 20 सेंटीमीटर, गुरु सीकर की ऊंचाई आपके हो जाती है 1722 मीटर एवं भरतपुर से अलवर की दूरी आपके 110 किलोमीटर। यह अलग अलग प्रकार के आंकड़े जैसे मैंने बताए, तो ये क्या है, आंकड़े। ठीक है, अब विश्व के मापन के आधार पर मैंने कहा कि यह प्रदर्शित जो आंकड़ा होता है। अब देखो जो बाड़मेर की औसत वर्षा है ये अपने एक यथार्थ मापन के आधार पर आंकड़ा कलेक्ट किया।
तो यहाँ आपके 20 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद में गुरु शिखर की ऊंचाई देखी तो इनकी इतनी ऊंचाई पाई जाती। इस प्रकार यह आंकड़ा होता है। अब आगे चलते हैं। आंकड़ों के संग्रहित करने वाले स्रोत एवं उनकी विधियां हैं, जिनको हम निम्न प्रकार देखते हैं, जिसमें से एक है प्राथमिक स्रोत और दूसरा है द्वितीयक स्रोत। अब प्राथमिक आंकड़े हैं, तो प्राथमिक आंकड़े क्या है? प्राथमिक आंकड़े वो आंकड़े हैं जो प्रथम बार एक व्यक्तिगत रूप से अथवा व्यक्तियों के समूह एवं संस्था उनके साथ में संगठन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। यानी कि यह आंकड़े प्रथम बार प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन करते किन से? ये व्यक्तिगत रूप से या फिर व्यक्तियों के समूह या उनकी संस्था या उनके संगठन से प्राप्त किए जाते हैं। अब जो प्राथमिक आंकड़े हैं इनको भी हम अलग अलग भागों में वर्गीकृत करते हैं, जिसमें से जब आपने प्रश्न देखा तो उनके अंदर लिख रखा था कि दो स्रोतों के बारे में आप उनका वर्णन कीजिए। तो मैं आपको वर्णन के बारे में बता रहा हूँ कि जो प्राथमिक आंकड़े इनको हमने मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा, जिसमें एक व्यक्तिगत प्रेषण, दूसरा साक्षात्कार, तीसरा प्रश्नावली अनुसूची और चौथा है अन्य विधियों के रूप। तो देखते हैं कि व्यक्तिगत प्रेषण क्या होता है। ये व्यक्तिगत प्रेषण है, यह सूचनाओं के उस संग्रह से संबंधित है जो व्यक्तिगत या फिर व्यक्तियों के समूह द्वारा व्यक्तियों के समूह के द्वारा एक क्षेत्र विशेष के अंदर प्रेषण द्वारा एकत्रित आंकड़े व्यक्तिगत प्रेषण कहलाते हैं। उसके बाद में जो साक्षात्कार है, साक्षात्कार क्या है? तो इसके द्वारा शोधकर्ता उत्तर देने वाले से प्रत्यक्ष सूचना प्राप्त करेगा, जैसे संवाद और बातचीत करके उनसे क्या करता है? डाटा एकत्रित करता है। तो साक्षात्कार किसे कहते हैं? शोधकर्ता के द्वारा उत्तर देने वाले से प्रत्यक्ष सूचना, जो संवाद और बातचीत करके आंकड़ों को प्राप्त करना। उसके बाद में देखते हैं प्रश्नावली या फिर अनुसूची को। प्रश्नावली या अनुसूची के अंदर क्या होता है? प्रश्न करके डाटा लिया जाता है। अब एक तो लिखित में प्रश्न दिया जाता है और उसका उत्तर उनके द्वारा ही दिया जाता है, लेकिन एक के अंदर ये होता है कि प्रश्न पूछा जाता है किसी दूसरे से, लेकिन उसका डाटा खुद के द्वारा लिखा जाता है। यह दोनों चीज़ें आपके प्रश्नावली और अनुसूची के अंदर आ जाएगी। और अन्य विधियों की बात करें तो इनके अंदर दूर स्वेद विधि, जिसको हम रिमोट सेंसिंग भी बोलते हैं, और दूसरी आपके वायु फोटो चित्र, यह भी इस विधियों के माध्यम से भी हम जो प्राथमिक आंकड़े इनको तैयार कर सकते हैं। तो इसमें से मैंने तो आपको चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया है, लेकिन आपको 2 के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसके बाद में देखते हैं द्वितीयक आंकड़ों को। तो द्वितीयक आंकड़े या उनके स्रोत या उनकी विधियाँ। तो द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत, द्वितीयक आंकड़े जिनको हम इस प्रकार देखते हैं। द्वितीयक आंकड़ों के अंदर प्रकाशित और अप्रकाशित स्रोत दोनों प्रकार के स्रोत आते हैं। अब जो प्रकाशित स्रोत है तो इनको हम 2 भागों में भी विभाजित करते हैं, एक प्रकाशित स्रोत और दूसरा अप्रकाशित स्रोत। जो प्रकाशित स्रोत है इसका तात्पर्य उन सांख्यिकी सारांशों एवं पुस्तकों से है जिसके माध्यम से विभिन्न विषय से डाटाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर का प्रकाशन होता है। अब जो प्रकाशित आंकड़े हैं या प्रकाशित जो स्रोत है, इनका तात्पर्य क्या है? तो उन सांख्यिकीय सारांशों और पुस्तकों से है जिसके माध्यम से विभिन्न विषय से संबंधित आंकड़ों या डाटाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर पर क्या होता है? प्रकाशन होता है। अब इनका वर्गीकरण है। जैसे मान लीजिए जो प्रकाशित आंकड़े हैं इनको भी हम 6 रूपों में देख सकते हैं, अलग अलग भागों में बांट करके, जिसमें सरकारी प्रकाशन होता है, अर्ध सरकारी प्रकाशन होता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन भी होता है, निजी प्रकाशन भी होता है, समाचार पत्रिकाएं भी देखते हैं और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए सरकारी प्रकाशन होता है तो इसके अंदर किस प्रकार होता है? तो सरकारी प्रकाशन के अंदर जैसे मान लीजिए भारत की जनगणना है, इनकी रिपोर्ट दी जाती है, या रिजर्व बैंक है ये अपनी कोई रिपोर्ट देता है, या मौसम विज्ञान अपनी कोई रिपोर्ट देता है, या सरकारी कोई आयोग होता है वह भी अपनी कोई
रिपोर्ट देता है, यह तो आपके सरकारी प्रकाशन के तहत आती है। लेकिन जो अर्ध सरकारी प्रकाशन है, इसके अंतर्गत नगर विकास प्राधिकरण, नगरों, नगर निगमों या फिर जिला परिषद के द्वारा कोई रिपोर्ट या डाटा या आंकड़ा कलेक्ट किया जाता है, वह अर्ध सरकारी प्रकाशन के अंतर्गत आता है। उसके बाद में बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन की। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन है, यह वैश्विक स्तर पर होता है। जैसे मान लीजिए, इसके अंदर दो एग्जाम्पल आपको बताऊं। जैसे मान लीजिए, एक UNDP है, जिसका अर्थ है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और दूसरा WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं, ये क्या करती हैं, अलग अलग प्रकार के डाटाओं का निर्माण करती है। जैसे मान लीजिए विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ये मानव के स्वास्थ्य से संबंधित ध्यान रखेगा, और जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, ये अपना अलग कार्य करेगा। तो यह भी वैश्विक स्तर पर है, अलग अलग प्रकार के डाटा एकत्रित करते हैं, उसके एकत्रित भी करते हैं और प्रकाशित भी करते हैं। निजी प्रकाशन, निजी प्रकाशन के अंतर्गत क्या आता है, निजी संस्था, कोई भी निजी संस्था होती है, उनके द्वारा प्रकाशित वार्षिक डाटा या फिर सर्वेक्षण, शोध, उनकी रिपोर्ट जो एक निजी रूप में होती है, वह प्रकाशित की जाती है। समाचार पत्रिकाएं, समाचार पत्रिकाएं यह भी प्रकाशित होती हैं, यानी प्रकाशित स्रोतों के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें दैनिक रूप में समाचार पत्र, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक, इस प्रकार से हम समाचार पत्रों को भी प्रकाशित स्रोतों के अंदर लेते हैं। इसके बाद में होता है इलेक्ट्रॉनिक। आज वर्तमान के अंदर इंटरनेट के माध्यम से हम कई प्रकार के डाटा है वो एकत्रित करते हैं। तो यह जो से मैंने माध्यम बताई, यह आपके प्रकाशित स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में देखते हैं अप्राकृतिक स्रोत को। तो जो अप्राकृतिक अपना स्रोत है, इसमें प्रायः अभिलेखों तथा अप्रकाशित जो शोध प्रबंधन है, इनके रूप में होता है, जो निम्न प्रकार से हम देखेंगे। अप्रकाशित स्रोतों को भी हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटकर देखते हैं, जिसमें से एक सरकारी प्रलेख, पहला है सरकारी प्रलेख। यह आंकड़े सरकार के विभिन्न स्तरों पर अप्रकाशित रिकॉर्ड के रूप में तैयार कर अनुरक्षित रखे जाते हैं। और उसके बाद में अर्ध सरकारी प्रलेख है। इसके अंतर्गत नगर निगम, जिला परिषद, लोक सेवा विभाग, इनके द्वारा अनुरक्षित आवधिक रिपोर्ट तैयार की जाती है और उनके डाटा दिए जाते हैं। इसके बाद में जो अप्रकाशित स्रोतों की बात करते हैं, तो इसका जो तीसरा भाग है वो एक निजी प्रलेख के रूप में। तो इसके अंतर्गत कंपनियां, व्यापारी संघ या फिर विभिन्न प्रकार के राजनीतिक और अराजनीतिक संगठन तथा जो निवासी कल्याण संघ, इस प्रकार के जो अप्रकाशित, इनके द्वारा जो अप्रकाशित रिपोर्ट है वह दी जाती है और उनका डाटा अप्रकाशित किया जाता है, यानी यह प्रकाशित नहीं किया जाता है। यह तो आपके प्रश्न संख्या 1 क्लियर हो जाती है। इसके अंतर्गत अपन ने क्या देखा, एक तो देखा था आंकड़ा क्या है, उसके बाद में आंकड़ों के स्रोत और आंकड़ों के स्रोतों के साथ में विधियां और उनके दो स्रोतों की परिभाषा। मैंने तो वैसे ही उनके सभी स्रोतों की परिभाषा थोड़ी थोड़ी दे दी और उनका वर्णन भी कर दिया, लेकिन आपको जितना एग्जामिनर पूछ रहा है उस हिसाब से आपको जवाब देना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है, जिनको हम देखते हैं। निम्न वितरण के लिए माध्यिका की गणना कीजिए। अब निम्न वितरण के आधार पर माध्यिका की गणना करनी है और प्रश्न इस प्रकार आता है। आपके प्रश्न आएगा, वर्ग दिया होगा और आवर्ती दी होगी। जैसे मान लीजिए वर्गों के अंदर 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, 100 से 110, इस प्रकार वर्ग। और आवर्ती है 3, 7, 11, 16, 8, 5, इस प्रकार आवर्ती देखने को मिल रही है। अब अपने को क्या करना है, इसके अंदर माध्यिका ज्ञात करनी है, यानी कि माध्यिका किस प्रकार ज्ञात करते हैं, तो देखते हैं। अब इसको सारणीबद्ध रूप में लेते हैं। वर्ग है वो सिस्टम के अकॉर्डिंग क्रम के अनुसार लिख देते हैं। पहले लिख दिए 50 60, 60 70, 70 80, 80 90 और 90 100 और 100 110। उसके बाद में आवर्ती भी अपन को दे रखी है, 3 है, 7 है, 11 है, 16 है, 8, इस प्रकार आवर्ती के बाद में अपने को क्या करना है, संचयी आवर्ती ज्ञात करनी है, यानी CF तैयार करना है। CF
जब CF तैयार करना है तो अपन क्या करेंगे, ये संख्या तो सीधी की सीधी या डाल देंगे 3 का 3। उसके बाद में क्या करेंगे, इस 3 के साथ में जो ये 3 प्राप्त हुआ है इनके साथ में हम क्या करेंगे 7 को जोड़ देंगे। जब कितनी प्राप्त हो जाएगी 10। अब 10 हो गई, जैसे ही अपने को 10 प्राप्त हुई तो 10 कैसे प्राप्त हुई, 3 ये 3 और ये 7 10 हो गई। उसके बाद में अब ये 10 इनके साथ में ये 11 जोड़ो 21 बन जाते, यानी 10 और 11 21 हो जाते। अब 21 के बाद में 21 और 16 जोड़ोगे तो 37 हो जाएंगे, 37 और 8 जोड़ोगे तो 45 हो जाएंगे, 45 और 5 जोड़ोगे तो 50 हो जाएंगे। इस प्रकार अपन ने क्या किया, CF तैयार कर लिया। अब अपने को पता है जब आवर्ती अपन ने ज्ञात की तो इस आवर्ती का कुल योग था वो अपने कितना हो गया 50 हो गया, यानी चाहे सिग्मा F मानो इसको, आवर्ती को बारंबारता भी बोलते हैं, इनको F से भी लिखा जाता है, लेकिन इनको n नंबर के रूप में भी लिखा जाता है, यानी कि आवर्तियों की संख्या अपने कितनी हो जाती है 50। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, अब माध्यिका है, अब माध्यिका वर्ग की गणना कर देंगे। तो माध्यिका वर्ग की गणना करने के लिए अपन क्या करेंगे, m बराबर n/2, m बराबर n/2 है। इसके माध्यम से देखते हैं तो m का मान है, m का मतलब है माध्य, n का मतलब है नंबर, n का मतलब होता है नंबर। अब नंबर अपने कितने प्राप्त थे 50, जो f है f या n कितना था अपने 50 और बटे में 2, 50/2 यानी कि 25। तो अपना जो m है वो कितना प्राप्त हो जाता है 25 प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों अपने अब इसके अंदर जो m यानी माध्यिका प्राप्त कर ली कितनी 25। लेकिन मैं प्रश्न ये बता रहा हूँ तो इनके साथ साथ में ये भी बता देता हूँ, इनके अंदर जो ये 50 अपन ने जैसे ज्ञात किया तो अब जैसे ही 50 देखा तो 50 से क्या करना है, 50 के अंदर 2 का भाग देने पर अपने को प्राप्त हो गई 25 प्राप्त हो गई। अब CF अपने को ज्ञात करना है, CF क्या करना है ज्ञात करना है। अब जो 25 है 25 से जस्ट आगे वाली संख्या कौन सी है 37 है। अब 37 अपने को जैसे ही मिला तो 37 के ऊपर आपने क्या किया घेरा बढ़ा दिया। अब 37 से लेकर के ये इनके चारों ओर आपने क्या किया घेरा बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया, क्योंकि अब 37 ये संख्या ऐसी है इनके अंदर माध्यिका वर्ग अपने को प्राप्त हो जाएगा। अब कोई प्रश्न करे कि माध्यिका वर्ग क्या है, तो 80 से 90 ये माध्यिका वर्ग हो जाएगा आपके। और आपकी जो F क्या है यानी आवर्ती क्या होगी, तो आवर्ती आपकी 16 होगी। लेकिन आपका CF क्या होता है, तो CF हमेशा F से ऊपरी होगा, यानी F से जस्ट ऊपर होता है, यानी कि ये आपके CF हो जाएगा। 21 आपका क्या हो गया CF हो गया, यानी संशयी आवर्ती। इस प्रकार अपन ने क्या किया माध्यिका ज्ञात कर ली। माध्यिका होने के बाद में उसके अथवा में एक क्वेश्चन और आता है। जैसे मान लीजिए कोई माध्यिका करता है, माध्यिका नहीं करता है, तो उनके अथवा में क्वेश्चन आता है वो करता है। तो अथवा में क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि निम्न आंकड़ों के लिए माध्य जो मजदूरी दर की गणना करनी। अब माध्य ज्ञात करना है, लेकिन माध्य ज्ञात करना है, माध्य के अंदर ज्ञात क्या करना है आपको, मजदूरी दर ज्ञात करनी। यानी कि कोई मजदूरी ज्ञात, कोई व्यक्ति है या कोई श्रमिक है, उनकी मजदूरी है, उनकी दर निकालनी है आपको। तो प्रश्न ऐसे आता है मजदूरी जो दिन के रूप में रुपए और श्रमिकों की संख्या। जैसे मान लीजिए अब 50 से 70 के मध्य 100 श्रमिक और 70 से 90 20 श्रमिक, इस प्रकार ये प्रश्न आ गया आपके। फिर अपन क्या करेंगे, उसको सारणी के अंदर डालते हैं, सारणी तैयार करते हैं। सारणी कैसे करेंगे, वर्ग लिख दिया अपन ने 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110, 110 से 130, 130 से 150। इस प्रकार वर्ग तो तैयार ही थे पहले, उसके बाद में आवर्ती भी तैयार थी। आवर्ती यानी कि F या फिर N, ये आवर्ती अपने तैयार थी। उसके बाद में क्या करेंगे, हम X ज्ञात करेंगे, यानी मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। अब जो X ज्ञात करना है आपने, तो X हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। X ज्ञात करने के लिए हमारे को क्या करना होगा, सीधा ही जो वर्ग है वर्ग के ऊपर ध्यान देना होगा। अब जो वर्ग है वर्ग के बीच में एकदम 20 संख्या कौन सी आती है। अब 50 और 70 के मध्य अपने 20 संख्या कौन सी आएगी, 60 आएगी, अपने को पता है। तो जो मध्य बिंदु होगा वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। उसी प्रकार 70 और 90 के बीच में 80, 90 और 110 के बीच में 100। इस प्रकार आप X या मध्य बिंदु ज्ञात कर लोगे। तो 110 का 110 से 130 के मध्य 120, 130 और 150 के मध्य
140। इस प्रकार आपने क्या किया, एक्स तैयार कर लिया। अब जैसे ही आपने एक्स तैयार किया तो आपको क्या करना होगा, एफ एक्स तैयार करना होगा। अब एफ एक्स आपको तैयार करना है, इसका मतलब क्या करोगे आप, एफ के साथ में एक्स का गुणा कर दोगे। अब एफ जैसे मान लीजिए 10 है, एफ 10 है और एक्स कितना है, 60 है, तो आप क्या करोगे, 10 के साथ में 60 का गुणा कर दोगे, तो यह संख्या इसके साथ में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। जैसे ही 10 का 60 से गुणा किया तो अपने पास में संख्या प्राप्त हो गई 600। उसी प्रकार आगे चलो, 20 के साथ में 80 का गुणा करो, तो 8 दूनी 16 यानी 1600, 25 इंटू 100 यानी कि 2500, उसके बाद में 35 इंटू 120 यानी कि 4200, और उसके बाद में 14 इंटू 9 यानी कि 1260। इस प्रकार अपन क्या कर देते हैं, एफ एक्स ज्ञात कर लेते हैं। जब एफ एक्स ज्ञात होता है तो इनका पूरा योग है वो अपन कर देते हैं। तो इनका पूरा योग कितना हो गया आपने, 10,160। किनका योग, एफ एक्स का। उसी प्रकार एफ का योग कितना था आपने, 99 था, और एफ एक्स का योग कितना हो गया, 10,160। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, डी को ज्ञात करते हैं। अब डी को ज्ञात करने के लिए, क्योंकि आपने को ज्ञात क्या करना है, मजदूरी ज्ञात करनी है, मजदूरी की दर ज्ञात करनी है, इसलिए अपने को डी भी ज्ञात करना होगा, एफ डी भी ज्ञात करना होगा, यू भी ज्ञात करना होगा, और एफ यू भी ज्ञात करना होगा। इसलिए करते हैं डी को ज्ञात। तो डी को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स जो संख्या अपने को प्राप्त है उसमें से -100 कर देंगे, -100 कर देंगे। अब जैसे मान लीजिए एक्स की संख्या अपने 60 प्राप्त हुई, एक्स की संख्या, यानी आप सीधे आ जाओ एक्स के ऊपर। अब एक्स की संख्या आपको जो 60 प्राप्त हुई है, इनको या इनमें से अपन क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे। अब 60 में से 100 गए तो पीछे कितने रहते हैं आपने को पता है, 40 रहते हैं, लेकिन 60 में से 100 जाते नहीं है, इसलिए वो माइनस में हो जाएंगे। अब 100 में से अपन 60 निकालते तो 40 होते, लेकिन 60 में से जब 100 निकालोगे आप तो माइनस के 40 प्राप्त होंगे। उसी प्रकार 80 में से आप 100 को माइनस करते हो तो आपको प्राप्त हो जाएंगे -20। उसके बाद में 100 में से 100 गए 0, और 120 में से 100 गए 20, और 140 में से 100 जाते हैं तो 40 प्राप्त होते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे अपन, जैसे ही डी ज्ञात हुआ, डी ज्ञात होने के बाद में एफ डी ज्ञात करेंगे। एफ डी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एफ और डी को गुणा कर देंगे आपस में। अब जो एफ है, एफ जैसे मान लीजिए एफ की संख्या 10 है और डी की संख्या -40, यानी कि 10 को 40 से गुणा करेंगे 400। अब 40 जो माइनस का है इसका मतलब 400 हो जाएगा, यानी माइनस के 400। उसके बाद में जो 20 अब जाए वापस एफ पर, तो 20 आपके एफ है, उसके साथ में -20 का गुणा करोगे, 20 के साथ में -20 का गुणा करने पर 2 दूनी 4 यानी 400 तो होते हैं, लेकिन वो भी माइनस के। उसके बाद में 25 के साथ में 0 का गुणा करने पर हमेशा 0 आता है, और 35 के साथ में जब आप 20 का गुणा करोगे तो कितने प्राप्त होंगे, 700। 35 दूनी 76 यानी कि 700। उसके बाद में 9 से जब 40 का गुणा करते हो तो 931 यानी कि 360। इस प्रकार अपन क्या करते हैं, एफ डी भी याद कर लेते। अब एफ डी का जो योग है वो कितना हो जाता है आपके, 260 हो जाता है। उसके बाद में हम ज्ञात करेंगे यू को। तो यू को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, x - 100 बटे 20 कर देंगे। जो x संख्या है, यानी जो मध्य बिंदु अपने को प्राप्त हो रखा है पहले, उसके अंदर हम क्या करेंगे, 100 माइनस करेंगे, बटे में 100 कर देंगे, बटे में 20 कर देंगे, सॉरी। अब जैसे मान लीजिए आपके x में से 100 माइनस करना है, x में से क्या करना है, 100 माइनस करना है। अपने को पता है अपन ने जब d ज्ञात किया था उसके अंदर माइनस किया था, तो आप सीधा ही x छोड़कर सीधा आ जाओ d पर, यानी d है, d में से अपन को क्या करना है, भाग 20 देना है। अब जो d के अंदर संख्या -40 प्राप्त हुई है, उनके अंदर क्या करोगे आप, 20 का भाग दे दोगे। जब 20 में क्या 40 में 20 का भाग दोगे तो क्या प्राप्त होंगे, 2 होंगे, लेकिन 40 किसके हैं, माइनस के, इसलिए -2। उसके बाद में -20 भाग 20 यानी कि -1। अब 0 में 20 का भाग दोगे तो कितने प्राप्त होगा, 0 होगा। उसके बाद में 20 में आप क्या करोगे,
20 का भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। उसके बाद में 40 में 20 का भाग दोगे तो भाग कितने बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा। इस प्रकार अपन क्या कर देते हैं, u को भी ज्ञात कर लेते हैं। जैसे u ज्ञात होता है तो अपन क्या करते हैं, f और u दोनों को ज्ञात करते हैं। अब जैसे f u को ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, f के साथ में u का गुणा कर देंगे। अब जो f संख्या है, जैसे मान लीजिए आवर्ती यानी f 10 है, 10 के साथ में अपन क्या करेंगे, u -2 का है, -2u है, तो अपन क्या करेंगे 10 दूनी 20। अब 20 होगा जो माइनस का होगा, उसी प्रकार 20 इंटू -1 यानी कि 20 एकम 20 यानी कि होगा माइनस में। उसी प्रकार 25 का 0 से गुणा करने पर 0 ही आता है। 35 का अपन एक बार जब गुणा करते हैं तो 35 एकम 35। उसके बाद में 9 का हम 2 से गुणा करेंगे तो 18 प्राप्त हो जाएंगे। तो इसी प्रकार हमने क्या किया, FU भी ज्ञात कर लिया। अब FU कितना तैयार हो जाता है अपने पास में, 20 - 20 यानी कि 40 माइनस के। अब उनके साथ में 35 माइनस करोगे तो -5 और 18 में से -5 चले गए यानी कि 13 प्राप्त हो जाती। अपने को FU कितना प्राप्त हो गया, 13 हो गया। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, हम इस सूत्र के माध्यम से डालते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की औसतन आपके मजदूरी यानी उनकी दर कितनी हो जाती है। तो आपने दर तैयार हो जाती है। अपन क्या करेंगे, सूत्र देखेंगे, x बराबर सिग्मा fx बटे n। अब अपना fx था वो कितना प्राप्त था, 10,160। कितना था, 10,160। जब 10,160 अपने fx था और n यानी कि f कितना था अपने 99। अब 10,160 के अंदर अपन 99 के जब भाग देते हैं तो अपने पास में संख्या प्राप्त हो जाती है कितनी, 102.6। यानी आपके जो प्रश्न के अंदर मजदूरी दर ज्ञात करना बताया था तो अपनी मजदूरी है वो इस रूप में औसतन चलेगी, यानी 102.6। इसके बाद में देखते हैं तीसरा प्रश्न ये होगा कि निम्न आंकड़ों को वर्त आरेख में प्रदर्शित कीजिए। अब आंकड़े दिए होंगे और आपको क्या करना है, वर्त के अंदर वर्त आरेख बनाते हुए उनके अंदर प्रदर्शित करना होगा। लेकिन मैं थोड़ा आपको कोण के आधार पर भी बता दूंगा साथ में। क्या है, प्रश्न इस प्रकार आएगा, इकाई प्रदेश, उसमें प्रदेशों के नाम होंगे यूरोप से लेकर के, यूरोप है, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इसी प्रकार कुछ और भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये आंकड़े भी सेम हो। और उसके बाद में अपन क्या देखेंगे, भारत का निर्यात, जिसका परसेंटेज के आधार पर भारत के अंदर निर्यात या भारत का निर्यात है वो इन भागों या इकाई प्रदेशों के अंदर किस प्रकार होता है। तो यूरोप के अंदर 20.2%, अफ्रीका के अंदर 6.5, इस प्रकार देखते हैं। तो अपन क्या करेंगे, सारणी के अंदर इसको भी बंद करेंगे, इसमें देशों के नाम आगे यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार अपन ने नाम लिख दिए, उनके परसेंटेज कितने थे वो लिख दिए। उसके बाद में उनकी थोड़ी गणना कर देते। अब उनकी गणना क्यों करते हैं, क्योंकि अपन क्या करेंगे, उनको अंश के रूप में या फिर कोणों के रूप में देखना है। तो अब कोणों के रूप में देखने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन ने क्या किया, सबसे पहले इसके अंदर स्थिरांक देखा, कितना 3.6 लिया, 3.6 अपन ने ले लिया स्थिरांक। अब जैसे ही अपन ने स्थिरांक ले लिया तो अपन गणना करनी शुरू करते हैं। पहले यूरोप के अंदर 20.2% जो संख्या थी उनके साथ में क्या किया अपन ने, अब 20.2 इंटू 3.6 यानी कितने हो जाते हैं, 20 दिया। अब 20.2 इंटू 3.6 यानी 20.2 के साथ में 3.6 का जब गुणा करोगे तो 72.72 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में अफ्रीका है तो इनके पास में भी 6.5 है, 6.5 इंटू 3.6 इस प्रकार गुणा कर दोगे तो संख्या प्राप्त हो जाएगी 23.4। इसी प्रकार आप क्या करोगे, सभी के साथ में गुणा कर दोगे, यानी गुणा करोगे तो गुणा करने के लिए आपके स्थिरांक है वो हमेशा 3.6 के रूप में देखने को मिलेगा और आगे वाली ये संख्या सेम ही रहेगी, इनके साथ में गुणा कर दोगे, ये इस प्रकार आपके संख्या परसेंटेज के रूप में प्राप्त हो जाएगी। इधर तो आपने हो जाएगा जो कोण। अब जैसे मान लीजिए 72.5 या 72.72 आपके पास में गणना के रूप में रिजल्ट आ जाता है, तो इनको हम 72.72 न लेकर के क्या लिखेंगे, 73 डिग्री। क्यों, क्योंकि 72 से तो ऊपर है लेकिन 73 से कम है, तो भी हम क्या मानते हैं, 73 मान लेते हैं। उसके बाद में 23.4 था इसलिए हमने इसको 23 डिग्री माना।
28 था, इसलिए हमने इसको 53 मान लिया। उसके बाद में 2.32, तो इनको हमने क्या किया, 203 डिग्री मान लिया। उसके बाद में ये 8.28, तो इनको हमने क्या किया, 8 डिग्री मान लिया। इसका योग आपके हो जाता है 360 डिग्री। इस प्रकार हमने क्या किया, इनको कोणीय रूप में या अंशीय रूप में देख लिया। लेकिन प्रश्न ये था कि इनको आप हमारे को क्या दिखाना है, वर्त आरेख के रूप में दिखाना। तो आप क्या करोगे, एक गोल घेरा वर्त बना दोगे। वर्त के अंदर देखोगे कि अब एशिया है, एशिया का जो परसेंट कितना था, 56% था। तो इसका ये भाग आपके एशिया का हो जाता है, इधर वाला। उसके बाद में ये अमेरिका का 15%, उसके बाद में ये अफ्रीका का 7% हो जाता है, और ये यूरोप का, और ये आपके ऑस्ट्रेलिया का 2% हो जाता है। इस प्रकार क्या करता है, अपने इनका एक वर्त आरेख तैयार कर दिया। इसके बाद में आगे चलते हैं। ये होने के बाद में क्या होता है, इनके अथवा में प्रश्न आता है, जिनका क्या करना होता है, अपने को वर्णन करना होता है। तो जिसके अंदर एक परिभाषा चित्र आएगा, परिभाषा चित्र भी आएगा, तो परिभाषा चित्र उनका वर्णन करना है। तो परिभाषा चित्र आपके, परिभाषा चित्र आलेख एवं मानचित्र का एक मिश्रण रूप होता है, मिश्रित रूप होता है। इससे उत्पत्ति और उद्देश्यों के स्थानों के बीच में वस्तुओं अथवा लोगों के प्रवाह को दर्शाने के लिए खींचा जाता है या इनका निर्माण किया जाता है। इसे हम गतिक मानचित्र के रूप में जानते हैं या गतिक मानचित्र भी कहते हैं। अब परिभाषा चित्र क्या है, तो परिभाषा चित्र एक आलेख और मानचित्र का मिश्रित रूप है और उत्पत्ति एवं उद्देश्य के स्थानों के बीच में वस्तुओं अथवा लोगों के प्रवाह को दर्शाने के लिए इनका निर्माण किया जाता है। इनको हम गतिक मानचित्र के रूप में देखते हैं या गतिक मानचित्र कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए तो यातायातीय मानचित्र यह एक परिभाषा चित्र के रूप में होते हैं, लेकिन परिभाषा चित्र को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, जो निम्न प्रकार। अब जैसे मान लीजिए यह परिभाषा चित्र जिसको हम यातायात मानचित्र के रूप में प्रयोग करते हैं, तो इनको हम मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं, जिसमें एक वाहनों की गति की दिशा अनुसार वाहनों की संख्या और आवृत्ति, और दूसरा आपके यात्रियों की संख्या अथवा परिवहित किए गए सामान की मात्रा। ये इस प्रकार आपके परिभाषा चित्र हो जाता है। उसके बाद में अपन देखते हैं, ये परिभाषा चित्र बना हुआ है, देख लो आप। इस प्रकार अलग अलग प्रकार का प्रवाह हो रहा है यातायात के माध्यम से। इसके बाद में अपन देखते हैं बिंदुकित मानचित्र को। बिंदुकित मानचित्र क्या है, तो बिंदुकित मानचित्र वो होता है जिसके अंदर विभिन्न तत्व आते हैं, जैसे जनसंख्या, पशु, फसल के प्रकार आदि के वितरण दिखाने के लिए बनाया जाता है। इसमें सुनी हुई मापनी के आधार पर एक ही आकार के बिंदु बनाए जाते हैं। अब बिंदुकित शब्द से ही आपको पता चल जाता है इसके अंदर क्या होगा, बिंदुओं के रूप में इनको दर्शाया जाएगा। अब बिंदुओं के रूप में दर्शाया जाएगा तो कैसे, अब जैसे मान लीजिए बिंदुकित जो मानचित्र है, इनके बारे में वर्णन की बात करते हैं, तो इनके अंदर मुख्य रूप से जनसंख्या, पशु, फल के प्रकार या फसलों के प्रकार, इस प्रकार के वितरण हैं, उनको दिखाने के लिए इसका निर्माण किया जाता है या इनको बनाया जाता है। और इनको हम सुनी हुई मापनी के आधार पर एक ही आकार के बिंदु इनके द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे बिंदुकित मानचित्र निर्माण की लिए आवश्यकता, अब जैसे मान लीजिए जो बिंदुकित मानचित्र बनाते हैं उनकी आवश्यकता अपने को कौन कौन सी होती है, तो दिए गए क्षेत्र का एक प्रशासनिक मानचित्र जिसमें राज्य या जिले की सीमाएं दर्शाई गई हो। दूसरी आवश्यकता ये होती है सुने हुए विषय जैसे कुल जनसंख्या, पशुओं आदि से संबंधित सांख्यिकी आंकड़े, और एक बिंदु के मान के लिए उपयुक्त मापनी, प्रदेश का भू आकृतिक मानचित्र। इस प्रकार इनकी आवश्यकताएं होती है, लेकिन इनका आपको वर्णन पूछा जाता है, उस हिसाब से आप इनका वर्णन कर सकते हो। उसके बाद में वर्णमात्री है, वर्णमात्री मानचित्र है, ये भी अपने आप में मोस्ट है, हो सकता है इनके बारे में भी वर्णन पूछ ले। तो वर्णमात्री मानचित्र के अंतर्गत हम जनसंख्या घनत्व, साक्षरता वृद्धि दर आदि को प्रदर्शित करने का प्रयोग करने के लिए इनका उपयोग करते हैं वर्णमात्री का। यानी कि जनसंख्या घनत्व दर्शाना है या साक्षरता वृद्धि दर दर्शानी है, तो हम वर्णमात्री मानचित्र का प्रयोग करते हैं। अब इनके अंदर आवश्यकताएं कौन कौन सी होती है, तो प्रशासकीय इकाई को दर्शाने वाले क्षेत्रों का मानचित्र बनाना होता है, और दूसरा प्रशासकीय इकाइयों के अनुसार अनुकूल सांख्यिकी आंकड़े देखने को मिलते हैं। इसके बाद में देखते हैं हम सममान रेखा मानचित्र।
तो सममान रेखा मानचित्र क्या है, इनको जानते हैं। समान लक्षण वाले स्थानों को आपस में मिलाने वाली रेखा को दर्शाने वाले मानचित्र को हम सममान रेखा मानचित्र कहते हैं। जैसे इसे हम आइसोप्लेथ भी कहते हैं। अब आइसोप्लेथ शब्द है, यह आपके आइसो और प्लेथ से बना है, जहाँ आइसो का अर्थ है आपके बराबर और प्लेथ का अर्थ है रेखाएं, यानी कि बराबर रेखाएं। इस प्रकार एक काल्पनिक रेखा जो समान या समान मान वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाती है, उन्हें हम सममान रेखा कहते हैं। सममान रेखा यानी कि समान मान वाले स्थानों को आपस में मिलाने का कार्य करती हूँ। अब समान रेखाओं के अंतर्गत आपके सममान रेखा यानी कि समान तापमान, सम वायुदाब रेखा भी हो सकती है। समोस रेखा यानी समान ऊंचाई वाली रेखाएं भी हो सकती है। ये तो आपके हो जाते हैं इनका वर्णन। इसके बाद में अपन देखते हैं जीआईएस को, यानी जीआईएस क्या है, भौगोलिक सूचना तंत्र। भौगोलिक सूचना तंत्र को हम अंग्रेजी में जीआईएस के रूप में भी देखते हैं। जीआईएस की फुल फॉर्म और इनका अर्थ है भौगोलिक सूचना तंत्र। ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो जीआईएस 1970 के दशक के मध्य से उपलब्ध जो अग्रवर्ती अभिकलन प्रणालियाँ जो स्थानिक आंकड़ों का एक गुण न्यास और उनके संबंध के उद्देश्यों के लिए भू संदर्भित सूचनाओं के प्रक्रमण, व्यक्तिगत फाइलों में विशिष्ट सूचना का स्थिति निर्धारण, अभिकलनों का क्रियान्वयन तथा निर्णय पोषित प्रणालियों को विकसित करने का सामर्थ्य प्रदान करती है। इन सभी क्रियाओं को करने में एक समर्थ तंत्र है, उनको हम भौगोलिक सूचना तंत्र या फिर जीआईएस कहते हैं। इनको हम छोटे रूप में देखें, यानी जीआईएस क्या है, भौगोलिक सूचना तंत्र क्या है। यानी हमारे चारों ओर के जो वातावरण यानी जो भौगोलिक रूप को देखा जाता है, इनके अंदर अनेकों प्रकार की जो प्रोसेस होते हैं, जो प्रक्रियाएं होती हैं। अब उनके क्षेत्र विशेष के अंदर गुण न्यासों को मद्देनजर रखते हुए या उनके उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए वहाँ की सूचनाओं को या उनके आंकड़ों को एकत्रित करना और व्यक्तिगत फाइलों के अंदर विशिष्ट सूचना के माध्यम से उनकी स्थिति निर्धारण करना और उनके साथ में अभिकलन है, जो अभिकलन है उनका क्रियान्वयन करना और निर्णय पोषित करना, यानी उनको निर्णित करना। यह जीआईएस का कार्य होता है, यह जीआईएस का प्रोसेस होता है। अब जीआईएस है तो इनके प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं उनको जानते हैं। तो जीआईएस यानी सूचना जो भौगोलिक सूचना तंत्र है, इनके घटक मुख्य रूप से आपके हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर, आंकड़े, लोग और प्रक्रिया इस प्रकार देखने को मिलते हैं। हार्डवेयर 1, सॉफ्टवेयर 2, आंकड़े 3, लोग 4 और प्रक्रिया 5। यानी भौगोलिक सूचना तंत्र के घटक आपके मुख्य रूप से 5 होते हैं, जिसमें से हार्डवेयर क्या है। अब हार्डवेयर आपके भौगोलिक सूचना तंत्र के हार्डवेयर घटक के भी 3 प्रमुख भाग हैं। इसमें हार्डवेयर के अंदर प्रक्रमण, भंडार, प्रदर्शन और निवेश तथा उनके साथ में बहिर्वेश उपतंत्र समाविष्ट होते हैं। आंकड़ा प्रविष्ट, संपादन, अनुरक्षण, विश्लेषण, रूपांतरण, हेरफेर या फिर आंकड़ा प्रदर्शन और बहिर्वेशों के लिए सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स और उसके बाद में सूचनाधार प्रबंधन तंत्र। इस प्रकार यह आंकड़ों का हार्डवेयर के अंदर कार्य होता है, जो 3 रूप में होता है। उसके बाद में सॉफ्टवेयर भी दूसरा घटक है जीआईएस का। सॉफ्टवेयर क्या है, यह एक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के साथ अग्रलिखित संक्रियात्मक मॉड्यूल्स जो भौगोलिक सूचना तंत्र की महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है इनकी। तो जो सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत भी यह 3 प्रकार की बातें होती हैं। आंकड़ों की प्रविष्टि होती है इनके अंदर, संपादन भी होता है, अनुरक्षण से संबंधित सॉफ्टवेयर भी होता है, इसके अंदर विश्लेषण भी होता है, रूपांतरण भी होता है और हेरफेर संबंधित सॉफ्टवेयर भी देखने को मिलता है। उसके बाद में आंकड़ों के प्रदर्शन और बहिर्वेश से संबंधित सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर क्लियर होने के बाद में जो तीसरा घटक है उसका नाम है आंकड़ा। अब स्थानिक आंकड़े और उनसे संबंधित तालिका रूपी आंकड़े जो भौगोलिक सूचना तंत्र की एक रीढ़ है। अब जो स्थानिक आंकड़े हैं यह आपके भौगोलिक सूचना तंत्र यानी कि जीआईएस की रीढ़ है। वर्तमान आंकड़ों को आपूर्तिदाता से प्रग्रहित
किया जा सकता है, अथवा प्रयोक्ता द्वारा नए आंकड़ों का क्या किया जाता है, सर्जन यानी निर्माण किया जाता है। संग्रहण वहीं के वहीं किया जा सकता है। अब आंकिक मानचित्र आपके भौगोलिक सूचना तंत्र के आधारभूत आंकड़ा है, वो निवेश की रचना करता है। एक भौगोलिक सूचना तंत्र यानी कि जीआईएस, यह एक स्थानिक आंकड़ों को आंकड़ों के अन्य स्रोतों में क्या करता है, समायोजित करता है, यानी कि समन्वित करता है। जहां तक कि सूचना आधार प्रबंधन प्रणाली का भी प्रयोग करता है। यह आपके 3 घटक क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद में चौथा घटक है जो लोग यानी कि मानव, मनुष्य। यह जीआईएस के प्रयोक्ताओं का परिसर आपके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर से लेकर के संसाधन एवं पर्यावरणीय वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन अभिकरणों तक अधिक व्यापक रूप से भेजता है या करता है, इनके साथ में समायोजन करता है। उसके बाद में जो अपना 5वां घटक है उसका नाम है प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस। प्रक्रिया में आंकड़ों का प्रत्यानयन, तंत्र में निवेश, संचय, प्रबंध, रूपांतरण, विश्लेषण और अंत में आपके इस तंत्र में क्या होता है, बहिर्वेश समायोजित किया जाता है। ये होने के बाद में हम देखेंगे भौगोलिक जो सूचना के आधार पर जो स्थानिक और गैर स्थानिक आंकड़े होते हैं, इनके अंदर अंतर। तो गैर स्थानिक आंकड़े क्या होते हैं और स्थानिक आंकड़े क्या होते हैं, उनके अंदर सारणीबद्ध जो एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो देखते हैं स्थानिक आंकड़ों को। भौगोलिक सूचना के आधार पर 2 प्रकार के आंकड़े होते हैं, जिसमें एक स्थानिक आंकड़े, दूसरा गैर स्थानिक आंकड़े। अब जो स्थानिक आंकड़ा है उनको हम या उनके अंदर क्या देखते हैं, तो स्थानिक आंकड़ों को रेखा, क्षेत्रीय एवं रूप, बनावट के आधार पर इनका निर्माण करते हैं और इनका प्रयोग करते हैं। यानी जो स्थानिक आंकड़े हैं इनके अंतर्गत हम मुख्य रूप से रेखाएं, क्षेत्रीय रूप और कई इसकी बनावट इनके आधार पर देखते हैं। तो इनकी सारणी की बात करें, यानी जो अपने पास में जो आंकड़े होते हैं स्थानिक आंकड़े, वो एक प्रकाशित आंकड़ों के रूप में देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए 1981 के अंदर राज्यों की जो साक्षरता दर है, अब यह इस प्रकार राज्यों की साक्षरता दर देखने को मिल रही है। इस प्रकार राज्य लिखे हुए केरल, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब। यहाँ पर पुरुषों की साक्षरता दर, स्त्रियों की साक्षरता दर। जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र के अंदर पुरुषों की साक्षरता दर 58.8%, स्त्रियों की कितनी है, 34.8%। यह आपके स्थानिक आंकड़ों के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी कि यह आंकड़े आपके अपने आप में कैसे होते हैं, प्रकाशित आंकड़े होते हैं। कैसे होते हैं, प्रकाशित आंकड़े होते हैं। लेकिन गैर स्थानिक आंकड़ों की बात की जाए तो गैर स्थानिक आंकड़े हैं, यह इनके अपोजिट होते हैं, उनसे थोड़े भिन्न होते हैं। गैर स्थानिक आंकड़े कौन से होते हैं, इनके अंतर्गत आपके वे आंकड़े आते हैं जो निजी होते हैं और उन्हीं आंकड़ों को हम सार्वजनिक नहीं किया करते हैं, उसे हम गैर स्थानिक आंकड़े के नाम से भी जानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दुकान होती है, दुकान जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की बात करें तो साइकिल की दुकान। अब जो साइकिल की दुकान होती है वहाँ पर जो स्टॉक रजिस्टर होता है उसके अंदर क्या किया जाता है, एंट्री की जाती है। वह एक उस दुकान मालिक के रूप में ही होती है, कोई सभी को सार्वजनिक रूप से बताने के लिए नहीं होती है। तो पार्ट संख्या उसने लिखी है कि पेज संख्या यह 10/14/35, इस प्रकार ये संख्या लिख दी और उसकी मात्रा। अब उसके अंदर 54 मात्रा और वितरण इसने बताया कि सकार के रूप में हमने इतनी मात्रा दिखाई। फिर जैसे मान लीजिए 12/35/45 ये पार्ट संख्या जो लास्ट वाली, इसके अंदर मात्रा इसने दिखा दी 108 और विवरण में बताया कि टायर 108 के रूप में, टायर की मात्रा 108। इस प्रकार ये गैर स्थानिक आंकड़े प्राप्त कर लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको प्रैक्टिकल भूगोल का एक नमूना प्रश्न पत्र तैयार करके आपके सामने रखा और जहाँ तक हो सके इस प्रकार के ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे एग्ज़ाम के अंदर। और किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप डीएम के अंदर मैसेज करके भी अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हो सकता है ये सेम पेपर आपके 2024 के अंदर आ सकता है, और न भी आए तो इस टाइप के प्रश्न ही आएंगे। और जो मोस्ट यानी अति मोस्ट जो सामग्री मुझे इस अपने
प्रैक्टिकल भूगोल के अंदर जो 4 अध्याय है इनके अंदर जो मुझे लग रही थी यह मैंने आपको बता दी है, और इसी में से ही प्रश्न आएंगे और इनसे बाहर नहीं आएंगे। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि आपके आंकड़ों से संबंधित, उनके स्रोतों से संबंधित, उनकी संग्रह विधियों से संबंधित और माध्य, माध्यिका, बहुलक और आपके जो यह मानचित्र से संबंधित 3-4 चीज़ें मैंने बताई थी वो मोस्ट लग रही है। और उसके बाद में स्थानिक और गैर स्थानिक, इन चीज़ों से बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं आएगा। और हाँ, एक आधा कोई प्रश्न आ ही जाता है बाय द वे, तो आपको पता है आपको प्रश्न 4 करने होते हैं और अथवा के अंदर 3 प्रश्न और मिलते हैं आपको, यानी कि 3 छोड़ोगे तो भी अब 7 क्वेश्चन में से 3 छोड़ के 4 आपको करने अनिवार्य होते हैं। इसलिए मैंने आपको 7 प्रश्न बताए। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, राम राम।